नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो नाम के मोहताज नहीं है। जी हां, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संघ से बाल स्वयंसेवक से जुड़ाव रखते हुए भाजपा और संघ में सेतु की जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यटन विकास निगम यानी मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के 2 बार अध्यक्ष की भूमिका निभाकर प्रदेश हित में कई अहम फैसले लेने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता। और इनकी एक और खासियत है कि जो लोकतंत्र के सेनानी हैं उनके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं तपन भौमिक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो सर सीधे सवाल जवाब ही शुरू करते हैं। बात आपातकाल की हो रही है, पूरे देश में संविधान को लेकर सियासत छिड़ी है। ऐसे समय आपातकाल को कैसे याद किया जाए सर? देखिए ऐसा है, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश में आपातकाल लगा दिया। जी। इलाहाबाद को हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इंदिरा गांधी का चुनाव, उस समय के जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये फैसला दिया, उनका नाम था सिन्हा साहब, HM सिन्हा, कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है इसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए चुनाव निरस्त। अब जब चुनाव निरस्त तो प्रधानमंत्री भी निरस्त। ऐसे परिस्थिति में इंदिरा गांधी ने एक बहुत खतरनाक निर्णय लिया। वो निर्णय था इमरजेंसी का। 25 जून 1975 के रात के 12 बजे उन्होंने संपूर्ण देश में आपातकाल घोषित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जमायते उल उलेमा, जमायते इस्लामी और आनंद मार्ग, इनको पूर्ण प्रतिबंधित किया। और संघ और भारतीय जनसंघ, उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ के हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं को जेल के हानि दीवारों में डाल दिया गया। भोपाल में अगर आप देखेंगे तो बड़े नाम कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश नारायण सारंग, बाबूलाल गौर, आरिफ बेग, हशमत वारसी, रियाज अली काका, ऐसे जनसंघ के जितने लोग थे ये सब भोपाल में ही इनको बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश में लगभग 7-8 हजार लोगों को जेल में रखा गया। मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, ये मीसा कानून लागू कर दिया गया। मीसा का मतलब ये है कि जिसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का जो जेल जाएगा मीसा लगेगी, उसका व्यक्तिगत जो अधिकार है इसको टोटल समाप्त। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं हंसी मजाक में कि किसी ने मुर्गा चुराया, उसको 6 महीने की सजा है। किसी ने किसी को मार डाला, उसको 20 साल की सजा है। उसको पता है कि 6 महीने बाद मैं वापिस आऊंगा। जिसने हत्या कर रखी है उसको मालूम है कि मैं 20 साल में वापिस आऊंगा, लेकिन मीसाबंदी को ये नहीं मालूम कब वापिस आऊंगा। कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है। जब तक इंदिरा गांधी चाहेगी तब तक वो सब अंदर रहेंगे। इस प्रकार से मीसा में घोर अत्याचार हुए, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया गया। हम लोगों ने आंदोलन किया। मैं तो उस समय 11वीं का छात्र था, 11वीं कॉलेज का मुंह नहीं देखा था। शिवराज जी 11वीं क्लास के छात्र थे। शिवराज जी को तो पुलिस ने इतने लठ मारे, हर 1-1 फीट में 1-1 डंडे दिए और शिवराज जी को अंदर किया। हमने आंदोलन किया, आंदोलन करके हम जेल गए। 11वीं के बच्चे, कोई 9th के बच्चे, सारे सब मीसा में बंद और कोई छूटने की कोई जवाबदारी नहीं। तो ऐसा घोर अत्याचार जो है इंदिरा गांधी ने किया। जी, संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को ये जो हत्या दिवस संविधान का, ये मनाने की 50 साल बाद जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 50 साल हो चुके हैं जैसा आप कह रहे हैं इस पूरी इमरजेंसी को। ऐसा है, प्रत्येक वर्ष इसको हम मनाते हैं। भोपाल ही नहीं, देश के प्रत्येक जिले में मीसाबंदियों का स्वागत सम्मान ये किया जाता है। नया कार्यक्रम नहीं है ये। नहीं, लेकिन इस बार सरकार इस बार इसको सरकार ने तो पिछले साल, इस साल नहीं पिछले साल का एक अध्यादेश जारी किया और राजपत्र में प्रकाशित किया कि 25 जून जो है संविधान हत्यारा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले साल इसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, मैं लेके नहीं आया तो आपको दिखाता। तो सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया इसको, भारत सरकार ने। और हम इसको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो कांग्रेस गाना गा रही है ना कि संविधान में परिवर्तन कर रहे हो, संविधान संशोधन कर रहे हो, अरे संविधान समाप्ति कर दिया जिनने, वो आज कह रहे हैं कि हास्यास्पद है। तो इसलिए घर घर एक एक आदमी, पत्रकार, चैनल वाले, टीवी वाले, सबको ये जानकारी मिले
और मैं तो एक निवेदन और भी करूंगा, गुस्ताखी माफ हो, कि सबसे ज्यादा लठ जो है उन्होंने पत्रकारों को मारा। 355 पत्रकार संपूर्ण देश के विभिन्न जेलों में बंद थे। 24 पत्रकार भोपाल के जेल में थे जी। लगभग 2000 पत्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया और सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि पहले पेपर छपेगा, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे और कलेक्टर साहब की अगर इच्छा हुई तो सुबह बटेगा, नहीं तो नहीं नहीं बटेगा। बटेगा। क्या बिजली चक्कर भी है? काट दी गई थी, बिजली भी प्रेसों की काट दी गई थी उस समय। प्रेसों की बिजली काट दी। हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है 8 मिनट की, जी, वो भी दिखाएंगे। हाँ वही दिखाएंगे ना, ठीक है। तो उसमें बाकायदा स्पष्ट है कि बिजली काट दी, प्रेस ही नहीं चला है वो। तो मतलब पागलपन का हद है। और मैं तो आपको महेंद्र जी ऐसे खतरनाक बात बताऊंगा कि जैसे किसी के नाम का वारंट निकला, उसने पैसे कौड़ी दे दिए या भाग गया, उसके जगह दूसरे को लाके भर्ती कर दिया, बंद कर दिया। जो ना एक हमारे प्रभुलाल ढोलकिया इसी भोपाल के हैं, वो बापड़ा ढोलक बजाता था, उसका नाम है प्रभुलाल कुशवाहा, आज भी जीवित है, उसको पैरालिसिस हो गया। आप कभी समय देंगे तो उसके घर ले चलेंगे आपको। जी। संविधान का जो हत्या दिवस है उसके संयोजन की भूमिका में आप हैं, तो इसका स्वरूप कैसा रहेगा, कैसे कार्यकर्ता जाए, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री से लेके चाहे मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, पूरा संगठन हो, ये कैसे मतलब स्वरूप कैसा रहेगा, ये जैसे बूथ से लेके और टॉप लेवल? देखिए स्वरूप हमने ऐसा बनाया है कि जिले में एक बड़ा सेमिनार कर रहे हैं जिला केंद्र पर जी। उसमें अतिथियों का भाषण होगा, वो जो हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई उसको दिखाया जाएगा जी। इसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजों में सेमिनार करके हमारे वक्ता जाएंगे, वहां बोलेंगे, इमरजेंसी के खिलाफ बोलेंगे, अत्याचार की पराकाष्ठा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 1975 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो हमारे भाजपा में भी है, सब जगह है, वो विद्यार्थी हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, उनके हृदय के अंदर ये हम स्थापित करना चाहते हैं कि अत्याचार क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी पराकाष्ठा क्या है। अब आपने पूछा कि आपके क्या कार्यक्रम है, लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान भी होगा उसमें उस जिले में रहने वाले जितने लोकतंत्र सेनानी हैं उनको बुला करके शाल से, श्रीफल से, स्मृति चिन्ह से, प्रशस्ति पत्र से उनका सम्मान करेंगे। और जो बोल सकते हैं वो संस्मरण भी सुनाएंगे, उस दौरान की यातनाएं भी बताएंगे। यस। प्रत्येक जगह पे एक एक लोकतंत्र सेनानी के व्यक्ति भी जाएंगे, एक केंद्र से नेता आ रहे हैं, एक मध्य प्रदेश के नेता रहेंगे, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री भी जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों की भी भूमिका तय है। केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका है। इसका मतलब ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश या भोपाल का नहीं है, संपूर्ण देश का है। भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य कार्यक्रम है ये। बिल्कुल। तो कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता बोल रहे हैं कि संविधान की हत्या करने वाले अब संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो मूर्ख है भाई साहब, इनको ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको ना तो इमरजेंसी मालूम, ना तो संविधान की हत्या कैसे हुई ये मालूम। उनसे आप पूछ तो लीजिए इमरजेंसी कब से कब लगी थी, उनसे आप पूछ तो लीजिए कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, उनसे पूछ लो तो लीजिए मिसर डिटेंशन एक्ट क्या है। मतलब जिसने संविधान को अभी ये चिल्ला रहे हैं कि संविधान में जो है संशोधन कर रहे हैं, संविधान बचाओ अभियान भी कांग्रेस ने, संविधान बचाओ कांग्रेस कर रही है, संविधान भारत जोड़ो। अरे ये तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाते हैं जिसको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज ने क्या किया। तुम्हारे पूर्वज इंदिरा गांधी, उसने संविधान को कैसे बांध करके पानी में फेंका। मुझे एक चीज बताइए, कौन से संविधान में लिखा है कि किसी भी आदमी को उठा के आप जेल में बंद कर दो और उसको कोर्ट में पेश मत करो? आपको अच्छे से ध्यान है कि अगर आपकी या मेरी गिरफ्तारी पुलिस आके कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर उसको जज के सामने ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल। उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, कि भैया ये बंदी को हम ले आएगा। अब जज जो है उसको क्या करता है, या तो पुलिस रिमांड पे देता है या जेल भेजता है, आगे सुनवाई शुरू होती है। यहां पे कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, कोई वकील नहीं। अरे वाह इंदिरा गांधी, ऐसे लोग जो जिन्होंने हत्या की है संविधान की, और मैं तो संविधान की हत्या नहीं की, कई जनसंघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की। इसी भोपाल में हशमत वारसी को मार डाला गया हॉस्पिटल में, इसी भोपाल की धरती पर। कौन किसको पूछ रहा है? कांग्रेस को मालूम है हशमत वारसी कौन था? हमारे जनसंघ का संगठन मंत्री था। मेरे आंखों के सामने 62 दिन तो मैं भर्ती रहा हॉस्पिटल में जी। मेरे आंखों के सामने हशमत वारसी दवाई के अभाव में मर गया। हत्या नहीं तो क्या है?
67 कार्यकर्ता हमारे जेल के अंदर संपूर्ण भारत में मार डाले गए, अत्याचार हुए। पॉलिटिकल आदमी को ले जा रहे हो, संघ के प्रचारकों को उल्टा लटका के मार रहे हो। ये सब डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर दिया है। ये युवाओं को ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्या, जो 1975 के बाद जन्मे हैं? ऐसा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत दूरगामी एजेंडा रहता है और उनको ये बताना बहुत जरूरी भी है कि आपातकाल में क्या हुआ और कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया। निश्चित रूप से हम स्कूल तक पहुंच रहे हैं। देखिए आप स्कूलों में बता रहे हैं, कॉलेज में बता रहे हैं, स्थान पर जहां पे युवा लोग रहते हैं वहां पे बता रहे हैं, हम पोस्टर लगा रहे हैं, हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी भी लगा रहे हैं हम जगह जगह पे, अत्याचार की प्रदर्शनी लगा के केवल हम ये बताना चाहते हैं कि जिनने संविधान की हत्या की है उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। ये संविधान विरोधी है, ये संविधान के हत्यारे हैं, ये राष्ट्रवादी शक्तियों के खिलाफ है। हम राष्ट्रवादी शक्ति और प्रजातंत्र में पूर्ण विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसका प्रचार प्रसार में कहीं भी हम कमी नहीं रखेंगे। बाबा साहेब और संविधान को लेकर पूरे देश में सियासत छिड़ी हुई है सर, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाओ जो हमारा अभियान है वो लेकर आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगता है कि ये हमारा इफेक्टिबल जो है, मतलब नतीजा देने वाला अभियान है, इसलिए इसका तोड़ लेकर ये संविधान हत्या दिवस। देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस के इस आंदोलन से प्रेरित होकर के या आंदोलन के खिलाफ ये कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम हम 1976-77 में जब अपन छूटे, 78 से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, पिछले साल भी हुआ, उसके पहले भी हुआ, हर साल होता है। किंतु इस वर्ष चूंकि 50वां वर्ष है, जैसे आप जब 75 के हो जाओगे तो अपन अमृत महोत्सव करेंगे, आपका बढ़िया भोजन वोजन कराएंगे। हर साल तो करते ही हो ना, आप जन्मदिन मनाते हो, छोटा मनाते हो, पर जिस समय आप 50 साल 75 साल 100 साल के हो जाओगे और बड़ा करेंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को देखकर संविधान बचाओ अभियान या क्या है उनका, भारत जोड़ो फोड़ो जो भी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं और ना ही हमारे इस कार्यक्रम का कोई लेना देना है। बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम तो सीधे सीधे देश के प्रत्येक युवाओं में, देश के प्रत्येक व्यक्तियों में ये इमरजेंसी के अत्याचार पहुंचे, यही वास्तव में। लोकतंत्र के सेनानियों के आप प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश का, निश्चित रूप से। तो इसमें जो लोकतंत्र के सेनानी, आपने अभी हाल ही में कहीं बोला है कि पेंशन भी बंद कर दी थी, उनको फिर से कांग्रेस की सरकारें आई तो फिर से उन्हें परेशान किया जाने लगा, ये पूरा क्या मामला है? तो मामला ये है कि लोकतंत्र सेनानियों को मध्य प्रदेश सरकार, हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद जेल में थे, उनको पीड़ा मालूम है, तो उस पीड़ा को देखते हुए उन्होंने पहले 7,000, फिर 15,000, फिर 25,000 और अब तो 30,000 है जी। योगायोग से, हमारे दुर्भाग्य से, और उनकी सरकार आ गई सवा साल के लिए, 15-16 महीने के लिए। सरकार आते ही विकास कार्य क्या करेंगे, इसके कोई एजेंडा नहीं, क्या क्या काम करेंगे, कुछ नहीं। सबसे पहले मीसाबंदियों को जो सम्मान निधि, ये वजीफा या पेंशन नहीं है, सम्मान निधि, ये सम्मान निधि है। इसका नाम है जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि जी। हम कभी मांगने नहीं गए। ये मीसाबंदियों के जो संगठन है, जो जिसको कहेंगे लोकतंत्र सेनानी संघ जी, ये भिखारियों का संगठन थोड़ी है कि मांगने जाएंगे हम। ठीक बात है। स्वयं प्रेरित होकर के हमको ताम्रपत्र से विभूषित किया जी, मध्य प्रदेश शासन ने। प्रत्येक व्यक्ति को मध्य प्रदेश शासन ने ताम्रपत्र दिया है। ताम्रपत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है वो जी। भारत सरकार भी ताम्रपत्र दिया था उस समय स्वतंत्रता सेनानियों को, वो सबसे बड़ा सम्मान है वो जी। तो निश्चित रूप से सम्मान है ये। पर इन्होंने आते ही सबसे पहले रात में क्या करा कमलनाथ जी ने कि मीसाबंदियों के जो सम्मान निधि बंद कर दो। अच्छा, हम लोग जगह बात करी कि भाई क्या कारण है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मीसाबंदी फर्जी है, हम जांच कराएंगे। अच्छा, हाँ, माननीय शिवराज जी ने भी बहुत सारे कांग्रेस के लोग भी हैं उसमें। तो कांग्रेस से तो एक दो है, वो तो गुंडे बदमाश थे। जो कांग्रेसी बदमाश थे उन्हीं को जेल में डाला गया था। कोई शरीफों को डाला था क्या हमने?
तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा जी कि उस समय उन्होंने बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद फिर उन्होंने एक चाल चली कि हम घर घर जाके मीसाबंदी है या नहीं, सबके घर में जाएंगे, जांच करेंगे। जांच करेंगे। तहसीलदार सबके घर पहुंचे, जांच करी, अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछा। अच्छा, तो अड़ोसी ने पूछा हम तो पैदा ही नहीं हुए थे साहब। कोई बात नहीं, हमारा कहना यह है कि तुम्हारी सरकार है, तुम जेल से रिकॉर्ड गायब करवा सकते थे, तुम कलेक्टर से झूठे वो करवा सकते कि तपन भौमिक था ही नहीं, जेल के जो रिकॉर्ड है उसको जलवा देते। हालांकि उन्होंने नहीं, वो कर नहीं पाए, उनको करने नहीं देते उनके। तो ऐसे परिस्थिति में जांच हुई, और जांच में मैं महेंद्र जी, मुझे गर्व होता है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति को फर्जी घोषित नहीं कर पाए। और उन्हीं की सरकार ने, बड़ी बात, उन्हीं की सरकार ने हमको दोबारा पेंशन चालू हुए, सम्मान निधि चालू करी, और साथ में वो जितने दिन का एरियर्स था वो भी दिया। एक बात बार बार सर आता है और दोहराया जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भाजपा नीति सरकारें हो या भाजपा संगठन या फिर संघ, क्या ये प्रमुख एजेंडा है? ये निश्चित रूप से भारत जो है, ये भारत एक संस्कृति से भारत जाना जाता है जी। भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति को जीवित रखना। संस्कृति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, संस्कृति का मतलब देशभक्ति, हमारे पवित्र नदियों का पूजन, हमारे पहाड़ों का पूजन, माता पिता का चरण स्पर्श करना, माता पिता का सम्मान करना, गौ माता का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी आइडियोलॉजी है भारत की जी। तो उस संस्कृति को अगर हम नहीं बचा के रखेंगे, राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप हैं, तो इन सब लोगों को मानना ये हमारी संस्कृति है जी। उस संस्कृति में किसी को कुठाराघात नहीं करने देंगे। उनको जो दूसरी सरकार है वो नहीं मानती तो हम तो मानेंगे। इसलिए हमारा एक शब्द है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जी। नेशन इज द फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि। तो राष्ट्र जब सर्वोपरि है तो निश्चित रूप से उसके साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी जुड़ता है। बिल्कुल। और इसको भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ने वाली नहीं। बिल्कुल। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में केंद्र और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अहम निर्णय लिए। आपने भी पर्यटन निगम की अहम जिम्मेदारी निभाई, इसमें क्या कुछ डिफरेंट लगता है कि उस समय और इस समय में क्या थोड़ा सा अंतर है कि कुछ आगे जा रहा है? कांग्रेस के समय के पर्यटन में और भाजपा के समय के पर्यटन में मैं अंतर बताऊंगा जी। एक छोटी नहीं मोटी जी, मोटी और काली लाइन है। कांग्रेस के समय पे जो पर्यटन था वो पर्यटन केवल खाओ पियो ऐश करो वाला था जी। हमारे समय के पर्यटन को हमने संस्कृति से जोड़ा, और जैसे पर्यटन के 4-5 उसके बिंदु हैं, जैसे एक को कहते हैं अपन पशु पक्षी, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ। एक पूरा वाइल्ड लाइफ का पर्यटन, मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं जी। और बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ है। और दूसरे को अपन कहते हैं रिवर माउंटेन, ये दूसरे प्रकार का है। ये पर्यटन तो चल ही रहा था। 1977 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई जी। हमारी सरकार में। पटवा जी 1977 में मुख्यमंत्री थे, उस समय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई जी। और उस समय से लेकर पर्यटन विकास निगम चल रहा है। लेकिन भाजपा आने के बाद पर्यटन विकास निगम में एक नई चीज हमने जोड़ा जी। उसका नाम हमने दिया आध्यात्मिक पर्यटन। हाँ, ये एक बड़ी बात कहा हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म पे कभी भी काम नहीं हुआ। ये काम मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार आने की बात हुई। मेरे पहले ध्रुव नारायण जी थे, उनने भी किया। मेरे पहले मोहन जी थे, खुद पर्यटन विकास निगम के। ये इसीलिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है क्या कि डॉक्टर मोहन यादव खुद पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष थे। तो उस समय फिर महाकाल भी आए, उस समय ओमकारेश्वर भी आया, उस समय माहेश्वर भी आया, उसी समय से फिर हमारे सलकनपुर की माता जी आई, और सारे मध्य प्रदेश में मेरे को गर्व हो रहा है आज बोलते हुए कि 1 लाख 1.25 लाख लोग पर डे उज्जैन आ रहे हैं। कांग्रेस के समय पे 12,000 लोग आते थे, 12,000 ओनली 25,000। आज 1 लाख वहाँ का जो महाकाल लोक है, देखो कितने लोग आते हैं देखने के लिए।
होटल बिजनेस, खाने पीने का, पुजारियों का, और अब तो ओरछा और ओमकारेश्वर सभी जगह, सभी सलकनपुर। जगह। अभी जैसे मोहन जी, मतलब शिवराज जी भी ले आए इसको, और आगे मोहन जी ने बढ़ाया। राम जी जिस पथ से, हाँ, उसका नाम है राम वन गमन पाथ पथ। है। हाँ, रामगम। क्या काम है भाई साहब। जी। और ये हमारी मध्य प्रदेश जो है, ये वास्तव में श्री कृष्ण पाथे भी है अभी। इसको जो है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको कांग्रेसियों ने कभी भी संस्कृति के ऊपर काम ही नहीं किया। वो सोचते हैं कि अगर संस्कृति पे काम करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मियाँ नाराज नहीं हो रहे, हालांकि मुसलमान नाराज नहीं हो रहा है। आज कहाँ मुसलमान नाराज हो रहा है। मेरे को एक चीज बताइए, अगर अपन ने महाकाल लोक बनाया तो क्या उज्जैन के जितने मुसलमान नाराज हुए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके धंधे बढ़े, उनके काम बढ़ा, मुसलमानों के भी होटल है वहां पे, होटल में जगह नहीं मिल रही है, प्रसाद बेचने वाले लोग हैं वो लखपति हो रहे हैं, जिनके पास साइकिल नहीं थी वो कार में घूम रहे, प्रसाद बेचने वाले, फूल बेचने वाले, सारे लोगों का आर्थिक विकास हुआ। सोच का अंतर है। सोच का अंतर है भाई, सोच का अंतर है। ये सोच का अंतर जो है, यही वास्तव में। अभी तो विरासत पर भी बहुत काम हो रहा है। विरासत के लिए डेस्टिनेशन बैठकें भी हो रही हैं। कितने बड़े बड़े राजमहलों को मध्य प्रदेश सरकार ने लेकर कोई हेरिटेज होटल बनाया। तो निश्चित रूप से केवल और आपको और अच्छी बात बताऊं कि मध्य प्रदेश को 3 बार बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला, और सौभाग्य से 3 बार मैंने ही उठाया। अच्छा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अवार्ड हनुमंतिया में शिवराज जी ने कितना बड़ा काम किया। आज मोहन यादव जी ने इस अपार संभावना है मध्य प्रदेश, अपार संभावना है मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास जल है, वन है, पशु पक्षी। अब वन तो ऐसा है कि अभ्यारण्य 2-3 और बढ़ गए हैं। शेर है, चीता प्रोजेक्ट सफल हो गया। यस, व्हाई नॉट। चीते भी हमारे पास है, मंदिर हमारे पास है, सब कुछ तो हमारे पास है। इसके बाद टूरिज्म पीछे कैसे रहेगा? ठीक बात। तो निश्चित रूप से टूरिज्म बहुत बड़ा, और उसमें धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, ये 4 चांद लगाने वाला है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, इसका अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो मात्र 6 साल के अंदर आप केवल उज्जैन देख लो, बिल्कुल ठीक बात। आप ओरछा देख लो, आप ओमकारेश्वर देख लो, शंकराचार्य जी की कितनी बड़ी मूर्ति, अद्भुत अद्भुत मूर्ति। शंकराचार्य जी इसी नर्मदा तट से वो निकले थे। ठीक। बाल स्वयंसेवक संघ के और भाजपा के बीच समन्वय की जिम्मेदारी आपने खूब निभाई। वर्तमान में बदलती भाजपा और संघ के बीच समन्वय बैठकें भी लगातार आप देख ही रहे होंगे हो रही हैं। भविष्य की भाजपा के संकेत माना जाए इन सबको? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी एक सांस्कृतिक संगठन है। इसमें कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, स्वयंसेवकों का निर्माण होता है। हमारा संघ का एक लाइन बहुत अच्छी लाइन है। क्या लाइन है? व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। अच्छा व्यक्ति तैयार करो, बाकी लफड़े में मत पड़ो। बाकी नहीं तो पड़ो। शाखाओं के माध्यम से हम अच्छे व्यक्ति तैयार करते हैं। अच्छा व्यक्ति ही अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नेता होगा, अच्छा व्यक्ति ही टीवी चैनल अच्छा चलाएगा, वो ईमानदारी से चलाएगा, पैसे लेके नहीं चलाएगा। तो हमारे यहाँ एक ही शब्द है, व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण संघ की शाखा में ही होगा, बाकी कहीं व्यक्ति निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए संघ की शाखाओं में हम व्यक्ति समन्वय बैठकों से क्या नतीजे निकलते हैं? समन्वय तो ऐसा नहीं कि झगड़ा हो तभी समन्वय हो। ये एक परिवार है, परिवार में विश्व हिंदू परिषद है, परिवार में विद्या भारती है, परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार में भारतीय जनता पार्टी है, विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है। ऐसे हमारे 52 संगठन है। ये 52 संगठन कुछ संघ के नहीं है, संघ के विचारधारा को से प्रेरित होकर के और ये संगठन चलते हैं। बीच बीच में ये सब बैठते हैं, बैठ के विचार करते हैं भाई हम कहाँ तक। नहीं, परिस्थितियों के कारण जो है चर्चाएं थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाती हैं और सुर्खियां बटोर लेती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बात चल रही हो, चाहे प्रदेश अध्यक्षों के, मध्य प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे में ये बैठकें तो फिर सुबुगाहटें होने लगती हैं। देखिए, समन्वय बैठक के बारे में बता रहा हूँ आपको जी। प्रत्येक वर्ष समन्वय बैठक होती है, संघ के बड़े पदाधिकारी आते हैं,
सब संगठनों के प्रमुख लोग वहां एकत्रित होते हैं। और हम कहां तक पहुंचे, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता संख्या वेरीफाई भारत में सबसे अधिक है, तो खड़े होकर बताता है कि हमारे इतने हैं। विद्यार्थी परिषद कितने कॉलेज में, कितने विश्वविद्यालय में हमारे अध्यक्ष बने, इसकी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी हम कहां तक पहुंचे, हाँ। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर है, 65,000 मतदान केंद्र है, जी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी है। तो समन्वय बैठक ये नहीं लड़ाई झगड़े हो गए इसलिए समन्वय करो, या भारतीय जनता चयन पार्टी को लेके समन्वय नहीं है, चयन को लेके समन्वय का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो क्या है, पत्रकार लोग, आप लोग इसका प्रचार प्रसार करते हो कि कोई भी संघ की अरे कुछ ना कुछ होगा। चुनाव से पहले समन्वय बैठक, उसमें कोई टिकट फाइनल नहीं हो रहा है। ये समन्वय बैठक हमारे अपडेट लेने के लिए प्रत्येक वर्ष इस बैठक को करते हैं, पहले जिला स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे और अखिल भारतीय स्तर पे। सर, केंद्र की मोदी सरकार है, उनके अहम फैसले का सेलिब्रेशन भी हो रहा है क्योंकि 11 साल हो गए हैं। विपक्ष फिर भी सवाल उठा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, अब विपक्ष ने अगर टीन का चश्मा पहन रखा हो तो हम उसको कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐतिहासिक फैसले हुए 11 साल टीन के चश्मे वाले से तो बात ही नहीं करते हम क्योंकि मोदी जी ने जो फैसले लिए, अब कुछ मत बोलो। धारा 370 क्या है ये, उसको हटा करके कश्मीर में पुनः हिंदुओं को बिठाना कितना बड़ा काम है मेरे भाई। विकास के काम पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। विकास के काम अगर इनको गिनाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे। ये बड़े फैसले, 3 तलाक हैं, सब एक से एक बड़े फैसले हैं। आज मध्य प्रदेश कहां से कहां है। लेटेस्ट फैसला तो ऑपरेशन सिंदूर ही है सरकार का। ऑपरेशन सिंदूर घुस के मारेंगे, कोई मार पाया आज तक? उस पर भी सवाल है विपक्ष के। तो कहीं तो नहीं, विपक्ष तो मैंने कहा टीन के जो मूर्ख है, क्या करो इनका, टीन का चश्मा पहनो में दिखता ही नहीं ना कुछ। इसलिए कांग्रेस से हमारी कोई तुलना भी नहीं है, कांग्रेस से हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं है, और कांग्रेस को ले क्या बोल रहे हैं इसमें हम कोई विचार करते नहीं। हम तो ये करते हैं, हमारा लक्ष्य एक है, वो है हमारा राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित सर्वोपरि, मूल्य आधारित राजनीति। ये हमारे सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान आदर। मुसलमानों के लिए ज्यादा करेंगे, ईसाइयों के लिए ज्यादा करेंगे। पहले कहीं पे भी दंगा होता था, मैं आपको उदाहरण दूं, कहीं पे भी दंगा हो तो 5 मुसलमान को बंद कर देते, 5 हिंदू को बंद कर देते। हमारा कहना यह है कि जो दंगा करे उसको बंद करो ना मेरे भाई, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। नहीं, दोनों तरफ को बंद करना पड़ेगा। क्यों भाई? ठीक बात है। ये सब चीजें खत्म हो रही है। अब जो अपराधी है, अरे बड़े बड़े अपराधी खत्म हो गए भाई साहब। कहाँ के वो कौन था ना जिसने गोली चला दी जाकर के कोर्ट के अंदर कांग्रेस के समय पे, वो सब आज साहब गुंडा राज खत्म है भाई साहब। बिल्कुल। तो भाजपा में जैसे नारी शक्ति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, संघ हो या संगठन हो, इसी दिशा में कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रयास देखने को मिल रहा है। चाहे केरल की बैठक देख लें संघ की, या फिर केंद्र सरकार का नारी शक्ति बंधन बिल देख लें, या फिर मध्य प्रदेश सरकार में डॉक्टर मोहन यादव के कामकाज देख लें। इन सबको लेकर क्या लगता है कि भविष्य में अब जो बदलती भाजपा है उसमें नारी शक्ति का अभूतपूर्व कुछ योगदान दिखने वाला है? हाँ, बदलती भाजपा तो नहीं है। भाजपा नहीं, बदलती भाजपा आपके दौर की भी भाजपा थी, अब नए दौर की भाजपा है। देखिए, जहाँ पे वैचारिक संगठन होते हैं ना, उनके विचार में परिवर्तन नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जिस देश में आधी आबादी महिला है, आधी आबादी, उस आधी आबादी को छोड़ के राजनीति करोगे? तो कांग्रेस ने हमेशा उस आबादी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमारी सरकार ने नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, इसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। गजब कर दिया भाई, 50% आरक्षण महिलाओं को। पूरे देश में कब से चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण। 33% विधायक और सांसद आने वाले चुनाव में महिलाएं होंगी। कितना बड़ा फैसला है भाई साहब। तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को ये जो हम प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने में जो एक राशि देते हैं, अभी 1500 रुपए देंगे दीपावली से, अभी 1200 रुपए दे रहे हैं, घोषणा कर दी है। तो निश्चित रूप से सारी महिलाएं जो है, अब कई लोग हमारे विरोधी, अरे क्यों दे रहे हो भाई, ये वोट खरीद रहे हैं, वोट नहीं खरीद रहे, तुम खरीदो ना,
तुमको कौन वोट दे रहा है? तुम अगर बोलोगे भी, आपको मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की, हाँ घोषणा की थी। हम लाडली बहना को, उन्होंने कुछ दूसरा नाम दिया था, 5,000 रुपए देंगे। लेकिन उनको मालूम है महिलाओं को कि इन बेईमानों को वोट देंगे तो 5 भी नहीं देंगे, और हमारे जो 12 मिल रहे हैं 1200 भी चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन जी, इनके ऊपर आम जनता, और मैं तो महिलाओं पे गर्व है कि महिलाओं ने खूब डट के वोट दिया। मोहन जी ने जब से कुर्सी संभाली मध्य प्रदेश की, सर औद्योगिक क्षेत्र में हो या फिर बाकी आपने पर्यटन का जिक्र कर ही लिया, बाकी जिस तरीके से धार्मिक पर्यटन की बात हो, तो औद्योगिक एक क्रांति एक नए स्वरूप में सामने आई। तो डॉक्टर मोहन यादव धीरे धीरे अब एक सर्वमान्य नेता के रूप में तो देखिए अब स्थापित तभी हो चुके थे जब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली थी, लेकिन जनता के बीच में, चाहे लाडली बहनों की बात आप कर रहे हो, अब लगता है आपको कि हाँ अब फिट हैं और हिट हैं? नहीं, मोहन जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज जी ने जो काम किया था उसको और आगे तक ले जाने का काम हाँ, बोलते भी हैं वो मोहन अपने जी कर रहे संबोधन हैं। में। मोहन जी कोई अलग से, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा है। जैसे हम लोग प्रचारक हैं, जो लोग प्रचारक, मैं तो अभी प्रचारक से मुक्त हो गया हूँ। हाँ। जैसे हम प्रचारक रहते हैं, हमारा स्थानांतरण हो जाता है, वहाँ पे दूसरा प्रचारक आता है, वो शून्य से काम शुरू नहीं करता, उस प्रचारक ने जहाँ तक काम किया उससे और आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक जिले में समझ लीजिए 130 शाखाएं चलती है, दूसरा प्रचारक आएगा 130 की 150 करने का प्रयास करेगा। ऐसे ही शिवराज जी जो है, जहाँ तक इस यहाँ का विकास किया, धुआंधार विकास किया, और किसानों के लिए तो पूछो ही मत, उसको मोहन जी और आगे ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो रहा है। लगता है आपको, आप 2 बार पर्यटन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं विकास निगम की, तो अभी कुछ और नए आयाम तय करना बाकी है मध्य प्रदेश को इस दिशा में? निश्चित रूप से अभी 2 क्षेत्र जो है जी, एक तो हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से स्पिरिचुअल, उसको हम बढ़ावा दे ही रहे हैं। एक जो है रिवर नर्मदा, जैसे हनुमंतिया, ऐसे जल से संबंधित बहुत सारे नए काम शुरू हो रहे हैं। मोहन जी ने भी अभी 2-3 जगह उद्घाटन किया, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसमें पर्यटन विकास निगम जो है, अब मैं आपको कांग्रेस की बात बताता हूँ। कांग्रेस के समय पे हमेशा पर्यटन विकास निगम घाटे में, हर साल 20 करोड़ 21 करोड़ के घाटे ही घाटा। भाजपा की सरकार आई तो उस घाटे को कम करते करते अब पर्यटन विकास निगम प्रॉफिट में चल रहा है कई वर्षों से। केवल कोरोना, अभी नदियों पे काम होना बाकी केवल कोरोना काल जी, उसमें थोड़ा पर्यटन विकास निगम, क्या सारा होटल डिपार्टमेंट हाँ, वो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन खूब अच्छा काम हुआ। और अभी जो 2 काम और बहुत जोर शोर से चल रहा है, एक तो राम गमन पथ पर्यटन का बड़ा काम है, उसमें काम होना बाकी है। फिर मथुरा उज्जैन का कॉरिडोर भी बन रहा है। फिर दूसरी चीज कि हमारा जो कृष्णपात है, हाँ, उसमें भी काम चल रहा है। नदियों के ऊपर जो है काम चल रहा है, वहाँ पे भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पर्यटन भी, आज भी भारत में प्रथम नंबर का पर्यटन मध्य प्रदेश है। एक चीज में हम लोग पीछे हैं, वो है हेरिटेज, उसमें राजस्थान हमसे आगे है। इसलिए विदेशी पर्यटक जो है मध्य प्रदेश में कम आते हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, हम 5वें 6ठे नंबर पे हैं। तो निश्चित रूप से जब हमारा हेरिटेज खड़ा हो जाएगा तो इस दिशा में भी आगे जाएंगे, उसमें भी आगे आएंगे। कांग्रेस का सृजन अभियान चल रहा है सर, हार का ठीकरा जीतू पटवारी बड़े नेताओं पर फोड़ ही चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े हो गए थे पार्टी से नेता, इसलिए 5 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन सृजन अभियान के बाद एक नई कांग्रेस आएगी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ेगी और फिर सरकार बनाएगी। निश्चित है ना, सृजन अभियान इनका होगा। उसमें से सृजन क्या करेंगे, उसमें डाकू पैदा करेंगे कि चोर पैदा करेंगे, मुझे मालूम नहीं। हमारे यहाँ के विधायक ने कहा कि जिला अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए। ऐसा कोई बोलता है क्या कि आप जिला अध्यक्ष, आपको मालूम है, ध्यान आया ना कि नहीं, ये समाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमारे विधायक ने कहा, एक विधायक होकर के अगर ये कहता है कि हमारे यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस का वो मुसलमान होना चाहिए, तो क्या सृजन करेंगे वो? सृजन जो है उसका शब्द का अर्थ उनको मालूम है या नहीं मालूम? आप कभी राहुल गांधी से पूछना कि सृजन का मतलब क्या है। तो ये सृजन करेंगे कि मुसलमान को, हालांकि
उनके नेताओं ने उनको डांट फटकार लगाई होगी, पेपर में ही पढ़ते हम तो, संपर्क तो हम लोग रखते नहीं। लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं, ना तो भोपाल का भला कर सकते हैं, ना मध्य प्रदेश का, और ना देश का भला तो कर ही नहीं सकते। जीतू पटवारी कह रहे हैं कुछ बड़े नेता पार्टी से बड़े हो गए थे इसलिए लगातार चुनाव हारी कांग्रेस। बड़े नेताओं से सीधा है लगा ही सकते हैं, 5 चुनाव में कौन बड़े नेता थे? तो मेरे को एक चीज बताइए, ये जीतू पटवारी नगर निगम में एक इनकी सीट नहीं है, नगर पालिका में नहीं है, ग्राम पंचायत में नहीं है, ये है कहां? हमको दिखाए तो सही। 163 सीट हम लेके बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी लेके बैठी है। तो पब्लिक किसको चाह रही है? पब्लिक कांग्रेस को चाह नहीं रही, परेशानी ये है। और किसी भी प्रकार से क्या कारण है कि पब्लिक चाह रही? कुछ ऐसा होता है ना, कोई एडवाइस भी दे देते, तो क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या अंदर खाने में कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस में कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। कांग्रेस के अंदर क्या गड़बड़ चल रहा है तो कांग्रेस को मालूम है। लेकिन कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचार में वो आगे, मुस्लिम तुष्टीकरण में वो आगे, मुस्लिम को तुष्टीकरण करना, उनको विशेष प्रिविलेज देना, सर्वधर्म समभाव करो ना, मुस्लिम तुष्टीकरण में वो आगे। जितने भी गुंडे बदमाश प्रकृति के लोग हैं उसमें वो आगे। आपस में लड़ाई झगड़े, अभी कहाँ मेरे ख्याल से कांग्रेस में ही लड़ चल गए, अभी भोपाल में। हाँ, भोपाल में ही सृजन अभियान में ही चल। हाँ, सृजन। तो निश्चित रूप से जब ये आपस में हाथ घुसे देंगे एक दूसरे को, उसमें से कुछ जरूर सृजन होगा। मुझे लगता है कि जब एक दूसरे को जूते देंगे उसमें से कुछ सृजन तो चलिए सर, तो कुछ हम आपसे ना पूछ पाए हों और जनता को कुछ संदेश देना चाहते हो डीएनएन के माध्यम से? नहीं, सब कुछ आपने पूछ लिया, लेकिन जनता को हम एक ही संदेश देते हैं कि संपूर्ण देश में, मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में 25 जून 1975 में इन्होंने जो संविधान की हत्या की और हजारों लोगों को जेल के आहनी दीवारों में रखा, ऐसे राक्षस रूपी कांग्रेस उनसे सावधान रहे। और दूसरा, कांग्रेसियों को हाथ जोड़ के, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के क्षमा प्रार्थना करना चाहिए भारत की जनता से कि देखो हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी उसके लिए हमें क्षमा करें। इतना ही मेरा संदेश। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और हमसे काफी सारी चर्चा करने के लिए। तो देखिए, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई तपन भौमिक जी से। बिंदास, बेबाक और कितने बिल्कुल सलीके से उन्होंने अपनी हर बात का जवाब दिया और हर सवाल को बड़े सलीके से समझा और फिर उसका उत्तर आपको दिया। तो अगली बार फिर हम खास मुलाकात में एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद।